नमस्कार, मैं हूं कोमल राव और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। प्रेरक सफर की पहली कड़ी में आपने देखी थी ओल्ड राव होटल के श्रृंखला खड़ी करने वाले राव लाल सिंह के संघर्ष की कहानी। आज दूसरी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं एक गरीब किसान के उस प्रतिभाशाली और मेहनती बेटे की कहानी, जिसने अपने संघर्ष से हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक पहुंचकर 6 वर्ष तक कानून की सर्वोच्च पढ़ाई की। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरज सिंह की। एनजेपी की टीम ने 4 दिन पहले दिल्ली पहुंचकर उनसे विस्तार से बात की। प्रधान संपादक महेश कुमार वैद ने जहां सूरज सिंह से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, वहीं हमारी टीम की सदस्य शैली शर्मा ने रेवाड़ी में रह रही उनकी भाभी से सूरज सिंह से जुड़ी बातों पर चर्चा की। सूरज सिंह का एक एक शब्द युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। उन्होंने खुलकर यह बताया है कि उन्हें कब और किसने 50 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की और क्यों उन्होंने वह पेशकश ठुकराई। गरीबों को दी गई निःशुल्क कानूनी सहायता उनके मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। पहले सुनिए डॉक्टर सूरज सिंह और महेश कुमार वैद की बातचीत, इसके बाद शैली से उनकी भाभी का संवाद। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। बहाने कमज़ोर लोग बनाते हैं, जिन्हें करना होता है वह कर दिखाते हैं। प्रेरक सफ़र की कड़ी में आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सूरज सिंह जी। रेवाड़ी इनका मूल निवास है और प्रेरक कहानियों में, प्रेरक सफ़र के बीच आज इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर, इनकी दिनचर्या पर, इनकी शून्य से शिखर के सफ़र पर विस्तार से बात करेंगे और ये हमको बताएंगे अपनी कहानी, ऐसी कहानी जिससे दूसरे युवाओं को प्रेरणा मिल सके। मैं डॉक्टर सूरज सिंह जी आपका धन्यवाद करता हूँ एनजेपी से बात करने के लिए, और आपके जीवन से मैं अनजान नहीं हूँ, लेकिन आपके शब्दों से हम सुनना चाहेंगे। कुछ बातें हमसे भी छुपी हुई है, आपने नहीं बताई होगी अभी तक, तो आज हमसे आप शेयर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत जो है स्कूलिंग से लेकर हार्वर्ड तक के सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं कि स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई और हार्वर्ड कैसे पहुँचे। संक्षिप्त में आप अपनी पूरी बात हमको बताएंगे डॉक्टर सूरज सिंह जी। धन्यवाद महेश जी। स्कूलिंग जो है रेवाड़ी के एक छोटे से मास्टर लीला नाम के स्कूल से पहली क्लास से 6ठी क्लास तक, 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़े, और उसके बाद हिंदू हाई स्कूल 6ठी से लेकर 10वीं तक, फिर केएलपी कॉलेज रेवाड़ी। तो इस तरह शुरू के 14 साल पढ़ाई के, क्योंकि उस समय 10+4 होता था। सारा मीडियम हिंदी का था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि शुरू से ही अंग्रेजी और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट मेरे फेवरेट थे, तो उनमें अच्छे मार्क्स आ जाते थे और टीचर्स ने काफ़ी एनकरेज किया, उत्साह दिया। तो मुझे याद है कि 1975 में जब हम बीकॉम के लिए पढ़ रहे थे केएलपी कॉलेज में, तो उस समय ज़्यादातर जो पढ़ाई में थोड़े बहुत ठीक होते हैं वो सोचते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए तैयारी करें। तो हम, हमारे दोस्त सुधीर जो बाद में आईएएस बने, हम अमेरिका चले गए। तो वो हम लोग कोशिश करते थे अपनी अंग्रेजी सुधारने की। तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एक मैगजीन होती थी, दिल्ली से निकलती थी आईएएस के लिए। तो उसमें ऐसे कंपटीशन आया कि भाई अंग्रेजी में 1000 वर्ड का ऐसे लिखा जाए। तो मैंने भी कहा मैं भी लिखूंगा। उस समय टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मेरे दोस्त कहने लगे, देखो रेवाड़ी के लिहाज से तुम्हारी अंग्रेजी ठीक ठाक है, इसमें तो सारे इंडिया से सेंट जेवियर्स बॉम्बे, सेंट स्टीफन्स दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, बड़े बड़े नाम जो मैंने सुने भी नहीं थे, वहाँ के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और तुम्हारा नंबर कहीं भी नहीं आएगा। मैंने कहा देखो भाई, प्रयास करना तो चाहिए, नहीं आएगा तो हम उनसे सीखेंगे। कुछ मेहनत की, ईश्वर कृपा रही, तो 1000 वर्ड का अंग्रेजी में हमने ऐसे दिल्ली भेज दिया। 3 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आना था। जब रिज़ल्ट आया तो मेरे दोस्त ने, 123 लोगों ने सारे इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, उसकी सबकी लिस्ट आती थी। तो सबसे नीचे वाला 123, तेरा नाम नहीं है, 122 नहीं है, 120 नहीं है, 115 नहीं है। कहने लगा क्यों समय ख़राब कर रहा है, हमने कहा था तेरा कहीं नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो, मैं भी उदास हो गया। तो मैंने कहा चलो नहीं आया, लेकिन ये था कि जो फर्स्ट आता था उसका नाम भी आता था और उसका ऐसे भी छापते थे वो।
तो मैंने कहा चलो जो फर्स्ट आया है वो कौन है, उसने किस तरह का ऐसे लिखा है और उसका ऐसे किस तरह से मेरे से डिफरेंट है, ताकि मैं सीख सकूं। जब फर्स्ट देखा था वहाँ सूरज सिंह ब्रह्मचारी रेवाड़ी, तो मेरा दोस्त जो 2 मिनट पहले कह रहा था कि तेरा कहीं नहीं आएगा, वो कहता है मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि तेरा ही आएगा। हाँ एकदम, मुझे तो पूर्ण विश्वास था। हाँ भाई पूर्ण विश्वास था, तभी 123 से देख रहा था। तो तब मैंने एक चीज़ सीखी कि भाई अपना काम बढ़िया ढंग से करते रहना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन पर नहीं जाना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन तो काम के अनुसार बदल जाती है, चमत्कार को नमस्कार हो जाता है, तो चमत्कार कैसे दिखाया जाए इस पर जोर देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये हुई कि अगर मैं रेवाड़ी में बैठ के KLP कॉलेज में अंग्रेजी में सारे भारत में फर्स्ट आ सकता, तो मैंने कहा भाई ईश्वर की कृपा तो रही है, लेकिन है ईश्वर की विशेष कृपा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई दिल्ली से, रेवाड़ी से दिल्ली जाया जाए। तो दिल्ली में लॉ फैकल्टी, दिल्ली में एडमिशन लिया। वहाँ हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, जैसे आज जो भारत के चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़, ये हमारे साथ थे। तो मैंने कहा, हम इसको डैनी बोलते थे, मैंने कहा डैनी LLB करने के बाद क्या करोगे आगे? तो इसने कहा मैं तो हार्वर्ड लॉ स्कूल जाऊँगा। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का तो सुना था, लेकिन हार्वर्ड कैसे जाओगे? तो उसने कहा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। मैंने मन में सोचा वो तो ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने कहा क्या इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? उसने नहीं, जैसे डिबेट में। तो मैंने कोशिश की और मैं हिंदी की और अंग्रेजी की दोनों डिबेट में ऑल इंडिया का चैम्पियन था। हिंदी का भी था विद्यावाचक सब्सिडी होने के नाते, और अंग्रेजी का भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया। उधर फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास के सेक्शन के प्रेसिडेंट थे, जिसमें ये धनंजय चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, ये भी उसी में थे सेक्शन में। हमारे सेक्शन से बहुत सुप्रीम कोर्ट गिरे में। तो उसके बाद फिर वहाँ से आइडिया लगा कि हार्वर्ड इस समय वर्ल्ड की टॉप है, और ईश्वर ने साथ दिया। हमने थोड़ी बहुत मेहनत की। और मैं डॉक्टर साहब सॉरी, मैं हार्वर्ड तक पहुंचने से पहले बीच में एक थोड़ी सी कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि किसान परिवार, साधारण किसान परिवार आपके फादर साहब रहे, और साधारण किसान परिवार के पास आर्थिक विपन्नता जैसी स्थिति, जैसे एक बार आप बता रहे थे आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उन स्थितियों में हार्वर्ड का सपना देखना, दिल्ली आने का सपना देखना, किन लोगों का ऐसा योगदान रहा, या जैसे आपके जो जहाँ चाह वहाँ रहा, आपकी राह कैसे आसान बनती गई, उस बात पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो शुरू से ही, बचपन से ही मेरा सौभाग्य ये रहा कि हमारी माँ बड़ी धार्मिक थी, तो वो सत्यनारायण भगवान का व्रत करती थी। बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, तो मैं भी 7 साल की उम्र से सत्यनारायण भगवान का व्रत हर पूर्णमासी को करता था। उसके एक शब्द आता है, उस शब्दों में ताकत होती है कि सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला सत्यनारायण भगवान का ये व्रत। तो जब मैं परीक्षा देने जाता था तो ये सोच के कि सर्वदा विजय प्राप्त, तो 1-2 बार तुक्के से फर्स्ट आ गए। फिर टीचर्स ने एनकरेज कर दिया, और जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो फिर चारों तरफ से सपोर्ट उसको मिलने लगता है। तो वो जो धार्मिक संस्कार थे, जो ईश्वर में आस्था, स्वयं में आस्था, मुझे याद है कि जब ये सारी स्ट्रगल चल रही थी तो मुझे पुरानी फिल्म है मदर इंडिया, उसकी एक लाइन याद आती है उसके गाने की, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो उसकी एक बड़ी पावरफुल लाइन है, मालिक है तेरे साथ ना डर गम से तू है दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। वाह। तो मालिक है तेरे साथ, भगवान तुम्हारे साथ है, तो घबराना नहीं चाहिए, ना डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो ये था। दूसरे, क्योंकि गीता उपनिषद, शास्त्रों, वेदों को पढ़ने का अवसर था, तो गीता में तो जो है ही कुतस्त्वा कश्मलविदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम ऐश्वर्गम अकीर्तिकम अर्जुन। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि एक गवर्नर थे राजस्थान के, उनको मैं कानूनी सलाह देने गया तो किसी बिल पर साइन नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं असमंजस में हूँ। तो मैंने कहा आपका वही हालत है जो अर्जुन की थी महाभारत में, और मैं आपको वही कहूँगा जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था। और मैंने ये श्लोक उनको कहा, कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम ऐश्वर्गम अकीर्तिकम अर्जुन, कि ऐसे विषम समय में तुम में ये मलिनता, कायरता, उदासीनता कहाँ से आ गई। अनार्यम, ये श्रेष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ऐश्वर्गम, ना इसे सुख शांति स्वर्ग मिलेगा। अकीर्तिकम, ना इसे यश या कीर्ति होगी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम,
नयु तत्व वे पद्धते, हृदय की क्षुद्रता और दुर्बलता ये तुम्हें शोभा नहीं देती। तो राजस्थान के गवर्नर एसके सिंह कहते कहाँ साइन करूं? सहमत हो गए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए आप, मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैं जातिवाद में कतई विश्वास नहीं रखता, जाति विहीन समाज का पक्षधर हूँ, लेकिन एक सच्चाई को तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी बिरादरी मतलब गुर्जर बिरादरी में एजुकेशन की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। आपके दौर में तो बहुत भी कम था, पढ़ाते नहीं थे और शादी भी जल्दी कर देते थे। तो डॉक्टर सूरज सिंह ने, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हार्वर्ड से लौट के शादी की या पहले की, आपके लाइफ में पार्टनर कब आई? देखिए ऐसा है, उससे पहले जो आपने गुर्जर जाति या सारा जाति, उसमें दो बातें कहूँगा। एक तो वेदों के अनुसार जाति जन्म से नहीं कर्म से मानी जाती है। वेदों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, लेकिन जब शुभ संस्कार और शुभ शिक्षा होती है तो द्विज बनता है वो, यानी दूसरा जन्म। तो एक तो जाति, दूसरे अगर अच्छा ठीक है, इस द्विज को दुल्हन कब मिली थी? जो उसको दुल्हन पे बाद में आएंगे, पहले अभी जरा द्विज पे कंसंट्रेट करते हैं। जी। दूसरे ये कि गुर्जर जाति के बारे में लोगों को ज़्यादातर इतिहास का नहीं पता है, तो दो शब्द उसमें भी कहूँगा। क्योंकि जब जाति की बात आई है, भारत में सबसे पहले नवरत्न, आप चार कहिए, मैं तो गुजरों गांव से घिरा हुआ हूँ, चार कहिए। नवरत्न जो है पहले अकबर के नहीं थे, सबसे पहले थे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के, जिसमें कालिदास और ये सारे थे। 711 में मुसलमानों ने सिंध पे कब्जा कर लिया था और वो हिंदू कुश को पार करके भारत पे कंट्रोल करना चाहते। 738 में पहला गुर्जर राजा नागभट्ट प्रथम ने उनको रोका और 300 साल तक मुसलमान नहीं आ पाए, यानी 738 से लेके 1032 तक। इसीलिए जो ये उस समय कंधार से लेके नेपाल तक का जो एरिया है, वहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश का राज रहा है। सवाई भोज, मीर भोज, सवाई भोज, ये सारे बड़े उत्तम कृष्ण के विद्यमान, बहुत ही गुर्जर वंश से रिलेटेड। तो एक तो गौरवशाली इतिहास रहा है, और जहाँ राजा इतने विद्वान हो, जैसे मीर भोज ने, सवाई भोज ने 32 ग्रंथ लिखे उस समय संस्कृत में, हिंदू धर्म की रक्षा की। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो हिंदू धर्म स्थापित किया था, पुनर्स्थापित किया था, उसमें संरक्षण किया। जो तो बहुत सी चीज़ें लोगों को पता नहीं। तो ऐसे गौरवशाली और सही रूप से पूछा जाए तो जो क्षत्रिय है, उसमें क्षत्रिय में ये गुर्जर, अहीर, जाट और राजपूत शब्द 1196 से पहले नहीं आता है। इसका मतलब देखा जाए तो हम राजपूतों के बड़े भाई हैं, है ना। तो वो गौरवशाली रहता है आदमी। तो अच्छा, जहाँ पत्नी की बात है, जब मैं अमेरिका में था तो अमेरिकन गर्लफ्रेंड्स थी, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कैनेडी है, उनके परिवार में से जो एक मित्र थी मेरी, गोरी महिला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटेलिजेंट, शादी तो मैं उनसे करना चाहता था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत आना चाहती थी। लेकिन ये बात है 1990 की, उस समय भारत इतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ था। तो मैंने देखा कि मैं अपने आनंद के लिए तो उनको ले आऊँगा, लेकिन भारत में शायद उनका गुजारा होना मुश्किल होगा। तो और दूसरे भाई ने कहा, देखो भाई, जो वृक्ष अपनी जड़ों से दूर हो जाता है वो सूख जाता है, तो आपको भी अपने समाज उससे जुड़े रहना। बने सिंह जी? हाँ जी, बड़े भाई साहब बने सिंह। तो भाई साहब ने प्रेरित किया, और तो तब मैंने ये जो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं अवतार सिंह बढ़ाना, इनके परिवार में सुनीता जो से विवाह हुआ, वो पढ़ाई में भी उत्तम थी और कई गुण थे। तो इसलिए जहाँ तक पत्नी की बात है, तो उसमें 1990 में मैंने सुनीता देवी से विवाह किया, और ईश्वर कृपा से तब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। तब मैं हार्वर्ड से आ चुका था, 6 साल पढ़ के, और ऑक्सफोर्ड के लिए जा रहा था। तो सुनीता मेरे साथ ऑक्सफोर्ड में रही, इंग्लैंड में, और वहाँ ऑक्सफोर्ड में 2 साल रह के 1992 में भारत में आके प्रैक्टिस शुरू की। और मेरे पहले सीनियर भारत के अटॉर्नी जनरल जी रावत स्वामी थे, यानी अटॉर्नी जनरल नंबर 1 होता है। जी। तो ईश्वर की कृपा रही, जब स्टार्ट टॉप से किया तो फिर टॉप पे रहना आसान हो जाता है। कभी ऐसा समय आया, आप हार्वर्ड का थोड़ा सा बताएंगे मुझे, और हार्वर्ड के बाद जो एजुकेशन हुआ उसका भी बताएंगे। मैं इस बीच कभी ऐसा समय भी आया कि
थोड़ा सा युवा अवस्था में स्कूलिंग में या कॉलेज के समय में फीस का भी संकट खड़ा हुआ हो और किसी ने मदद की हो ऐसी? हाँ देखिए, एक तो सबसे पहले जब मार्च 1984 में LLM में एडमिशन हुआ हार्वर्ड में, तो एडमिशन तो हो गया, लेकिन उस समय $20,000 फीस थी 1984। मेरे पास $20,000 भी नहीं थे। तो अब प्रश्न ये था कि कैसे जाएं। तो प्रोफेसर PK त्रिपाठी जो डीन थे फैकल्टी ऑफ लॉ के, जिन्होंने बड़ी मदद की थी एडमिशन में, उन्होंने कहा भाई अगर संभव नहीं है तो थोड़ी नीचे की यूनिवर्सिटी देख लो। मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो मैं हार्वर्ड ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन करोगे कैसे? तो उस समय टाटा के एडवाइज़र थे और भारत के सबसे बड़े वकील हुए नानी पालकीवाला। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाषण देने एक बार आए थे और उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मनुष्य को कनेक्शंस की, पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर उसमें लगन है, अच्छे संस्कार हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैंने उनको लिखा कि भाई देखो, जहाँ तक हार्ड वर्क करने की बात है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जहाँ तक एबिलिटी की बात है, हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिट हो गया। तो अब पैसे की कमी की वजह से अगर मैं नहीं जा पाता हूँ हार्वर्ड, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने फिर टाटा की स्कॉलरशिप 1984 में दिलाई, JN टाटा एंडाउमेंट और सेठना। तो उससे फिर पहले साल फिर जब हार्वर्ड में चले गए, वहाँ उन्होंने रिजल्ट्स को देख के, और ईश्वर की कृपा से हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, सारे वर्ल्ड के टॉप स्टूडेंट थे, उनमें अच्छा था। तो उन्होंने फिर वहाँ 1985 में $1.25 वजीफा दिया था। $1.25 1985 में काफ़ी होता है। तो फिर हम 1 साल नहीं, वहाँ 6 साल पढ़े, और मास्टर में तो हम 120 लोग थे सारे वर्ल्ड से, लेकिन डॉक्टरेट में वो जो है बहुत ही कम स्टूडेंट्स लेते हैं। तो यानी कानून की ये सबसे बड़ी डिग्री है, जैसे हमारे पास है, और इस समय जो भारत के चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़, उनके पास भी है, गिने चुने लोग ही। जैसे सुप्रीम कोर्ट में वकील तो यूँ समझ लीजिए 5,000 के लगभग, लेकिन जो, और सीनियर भी हैं 500 के लगभग, लेकिन जो डॉक्टर ऑफ लॉ हार्वर्ड जैसा है, ये बहुत गिने चुने। तो ये ईश्वर की कृपा थी कि हरियाणा से हार्वर्ड तक का सफ़र किया। इनफैक्ट अरुण जेटली जी मेरे अच्छे मित्र रहे, तो एक बार उन्होंने वाजपेयी जी से, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने कहा कि सर ये हरियाणा से मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सूरज सिंह, इन्होंने कानून में हार्वर्ड से PhD की। तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, शाम का समय था, इस तरह का, 7:30 बजे के लगभग, तो उनका व्यंग करने की आदत है। तो उन्होंने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन हरियाणा का आदमी हार्वर्ड कैसे पहुंच गया? मैंने कहा सर ये सिंपल है, हरियाणा के आदमी को हार्वर्ड में और हरिद्वार में फ़र्क नहीं पता होता, इसलिए धार्मिक स्थल समझ के पहुंच गया। दोनों हंस पड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, कोई भी आदमी है 2 चीज़ें चुनता है, राजनीति, समाज सेवा, पढ़ करके, पैसा कमा करके, नाम कमा करके। डॉक्टर सूरज सिंह ने बहुत सारे मुकदमे ऐसे भी लड़े हैं जो चर्चित रहे हैं। तो एक तो थोड़े से मुकदमों के बारे में जानना चाहेंगे एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपनी बिरादरी के लिए और दूसरे समाज के लिए एजुकेशन में जो कमी आपके बिरादरी में जो पहले से रही है कि एजुकेशन में पीछे रही है, उनके लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए आपने क्या किया और किन किन आंदोलनों में भाग लिया, किस तरह अपने समाज के उत्थान के लिए आपने काम किया अब तक, वो थोड़ा सा बता दीजिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट जब मैं ऑक्सफोर्ड के लिए जा रहा था, तो जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे सर डेविड गुडेल, उन्होंने पूछा था कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ माय बॉय आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, 10 years फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो उस समय मुझे याद है मैंने जवाब दिया था that after graduating from Oxford and Harvard, I plan to improve the quality of education or law, preferably in Haryana, maybe if possible entire India, ये सारे भारत का, वरना कम से कम हरियाणा का शिक्षा और कानून में जो बहुत सी चीज़ें उनको सुधारूंगा। ये एक लक्ष्य था। अब उसके बाद आ गए, प्रैक्टिस वगैरह शुरू की। तो उसके बाद प्रश्न यही था कि भाई किसी स्तर पे किस तरह से, हमेशा मनुष्य के सामने प्रश्न होता है कि जो ईश्वर ने आपको क्षमताएं दी हैं
उनका सर्वोत्तम प्रयोग क्या हो। उसमें बहुत सी चीज़ें परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। जैसे मेरे साथ जो भी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे ज़्यादातर, जैसे राहुल गांधी था। राहुल गांधी मेरा जूनियर था हार्वर्ड में, हार्वर्ड कॉलेज में था, हम लॉ स्कूल में थे। या ज्योतिराज सिंधिया, वो भी जूनियर था। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने जैसा स्थान था, आते ही पॉलिटिक्स में स्थान अपना ले लिया। माधवराव सिंधिया जी भी मेरे अच्छे मित्र थे। उनके जाने के आकस्मिक निधन के बाद ज्योतिरादित्य उनके जगह आ गए। धनंजय चंद्रचूड़ के फादर भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे। तो इंडिया में सिस्टम क्या है कि जो ढर्रा बना हुआ है ज़्यादातर उसी में। अब मेरा ढर्रा तो, मैं तो भारतीय किसान था, कोई रेवाड़ी जाके तो खेती करता जी। तो आके यहाँ से प्रैक्टिस शुरू की, ईश्वर की कृपा रही, बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस में कामयाबी मिल गई, उसी में लगे रहे। लेकिन एक दो चर्चित मामलों का भी जिक्र करिए प्लीज। हाँ, तो उसमें जो है चर्चित में तो ये देखिए, ये रेवाड़ी के हरियाणा के संस्कार देखिए कि नरसिम्हा राव ब्राइबरी के जेएमएम जो हमने जीता 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, जिसमें भारत के, और ये है 98 की बात, तो इसका मतलब प्रैक्टिस हमने शुरू की 93 में, 92 में, तो 5 साल ही हुए थे प्रैक्टिस में। और उस समय भारत के जो सारे टॉप लॉयर्स थे वो मुकाबले में थे। जैसे भंजनलाल जी की तरफ से कपिल सिब्बल थे, वीरप्पा मोइली की तरफ से सोली सोराब जी थे, नरसिम्हा राव की तरफ से पीपी राव थे, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई थे। मेरे पास 5 लोग थे, प्रतापगढ़ के राजा अभय प्रताप सिंह, रामशरण यादव, राम लखन यादव जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो इस तरह रोशन लाल खुर्जा के, आनंदी चरण दास, तो इन सब को हमने सुप्रीम कोर्ट में उस केस में डिफेंड किया था। और सीताराम केसरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उसको हमने किसी चीज़ में थोड़ा सा फंसा दिया था। तो उस समय 50 करोड़ की रिश्वत अप्रैल 97 में उनकी तरफ से मांग आई थी कि भाई कैश या चेक इंडिया या इंडिया से बाहर। और ये रेवाड़ी के बढ़िया संस्कार हैं कि हमको 50 करोड़ मना, सीताराम केसरी की ओर से पेशकश थी 50 करोड़ रिश्वत की। हाँ, क्योंकि एक केस में वो फंस गए जी। और उस चाहते तो हम उस केस में से उसका नाम निकाल सकते थे। तो उस समय हमने कहा कि नहीं, हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और हमें 5 मिनट में नहीं लगे ये डिसीजन लेने में कि हमें इस तरह के 50 करोड़ नहीं लेने। तो ये है अप्रैल 97 की बात। उसके बाद बहुत से बड़े बड़े केसेस किए, कईयों में फिर लोगों ने देखा ये तो मूर्ख सा व्यक्ति है, पैसे वैसे लेता ही नहीं है, तो फिर रिश्वत की ऑफर देना बंद हो गया। अब इसी तरह हमने अंबानी को हराया था, 2500 एकड़ जमीन अंबानी को हरा के वापस किसानों को दिला दी। अब अंबानी तो अंबानी, ये रोहतक का मामला शायद, ये नहीं, गाजियाबाद NH24 का। जी। तो 7 गांव की जमीन, वो 2500 एकड़ वो करके। और मजे की बात यह है कि एक हमने भैंस का मामला भी किया। एक सरपंच आए कि मैं भैंस जो है ये रामलाल की, अगर श्यामलाल को चली गई तो मेरी नाक कट जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा सरपंच साहब भैंस की कितने वैल्यू होगी? उसने कहा आज से 20 साल पहले की बात है, कि 25 साल पहले, कि ये होगी 5 लाख हज़ार के लगभग। मैंने कहा लेकिन मेरी फीस उस समय भी ज़्यादा ही थी। मैंने कहा एक अपीयरेंस के 50,000 होगी। कहने लगा जी 50 के बजाय 1 लाख ले लो, लेकिन भैंस नहीं जानी चाहिए। अगले दिन हमने आर्ग्यू किया, स्टे मिल गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि मच एडो अबाउट बफलो, कि भैंस की वैल्यू 5,000, वकील की फीस 50,000। बड़ा जोरदार। हाँ, तो ये एक्चुअल में केस हुआ है। उसके अलावा बहुत से हमने मानवीय आधार पर, जैसे दिल्ली की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनको रेगुलर, उस समय साहब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर हमारे उसमें क्लाइंट थे, तो सारी यानी 25 लाख लोगों को उसमें राहत मिली। इसी तरह दिल्ली जल बोर्ड में 22,000 वर्कर्स थे, उनकी 11 साल से सैलरी बढ़वाई, करोड़ों में, मतलब हमने ऑर्डर करा दिया था। इतना ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत से ऐसे केस किए। अब परसों की बात है, हम गए कोर्ट में, एक लेडी रो रही थी, तो हमने क्या हुआ? तो उसने कहा कि आप वकील हो, सारे वकील बिना फीस के बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम फीस नहीं लेंगे, बताओ आप इतनी दुखी क्यों? तो उसने कहा कि उसके भाई को जेल में मार दिया गया है और पुलिस वाले और दूसरे उस पर ज्यादती कर रहे हैं। तो हमने कहा आप चिंता ना करो, हम फ्री आपका केस करते हैं। तो हम गए
जज ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, आप कैसे ले आए? तो मैंने कहा नहीं, मैं निःशुल्क इनका कर रहा हूँ कि मानवीय स्तर पे भी। और वो जज इतने अच्छे थे, कानून के अनुसार जो भी डायरेक्शन बनती थी वो पहली डेट पे उन्होंने रिलीफ जो मिलना था, हाँ रिलीफ जो जेल अथॉरिटीज को दूसरा डायरेक्शन देना था। तो इस तरह से 30% गरीबों के केस भी करते हैं जहाँ, और संतुष्टि मिलती है जहाँ उनको इंसाफ मिलता है। तो इस तरह का। जी जी। तो डॉक्टर सूरज सिंह जी, वो मैं राजनीति की बात कर रहा था। मैं पिछले काफ़ी समय से सुन रहा हूँ कि राजनीति में डॉक्टर साहब की रुचि बढ़ती जा रही है। मुझे पता नहीं, मैं सुनी सुनाई बात पूछ रहा हूँ। राजनीति में रुचि बढ़ती जा रही है, तो किस राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा के सबसे नज़दीक पाते हैं और क्यों? देखिए ऐसा है, एक तो देशभक्ति पहला क्वालिटी होती है, क्योंकि डेडिकेशन नहीं है। अगर पैसे ही कमाने हैं तो वकील के रूप में, दूसरे के रूप में हम खूब कमा लेते हैं। तो पॉलिटिक्स में मेरा ये मानना है कि जब आप जाएं तो वस्तुतः जब आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना हो तभी जाना चाहिए। दूसरे, राजनीति पद नहीं होता, ये दायित्व है, और दायित्व से हर एक व्यक्ति जी चुराता है। मैं भी चुराता हूँ, मैं भी ऐशो आराम के ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद करता हूँ दायित्व की बजाय। लेकिन अब जैसे आज जिस तरह की स्थिति है उसमें कई मामलों में मोदी जी का मुकाबला नहीं है, क्योंकि देश के लिए जो जितना करना चाहते हैं कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि उनके ज़्यादातर एडवाइज़र उस कैटेगरी के और उस कमिटमेंट के नहीं हैं, क्योंकि एक राजा को अच्छे सलाहकार भी चाहिए जो उसको सही सूचना दे सकें, सही सलाह दे सकें। और जैसे फॉर एग्जांपल आर्थिक स्थिति के रूप में, क्योंकि हमने अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, सब जगह देखा है अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे जहाँ पढ़ के आए हैं, हम भी पढ़ के आए, तो वहाँ किस तरह से आर्थिक नीति, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विकास कार्य जितना होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह कहें या मोदी जी कहें, वो एक अच्छा प्रिंसिपल है कि सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास। और उसमें थोड़ा सा दिमाग को जितना हम खुला रखेंगे विश्व के स्तर पे कि भाई कौन सी फोर्सेस कैसे काम करती हैं, क्योंकि अब आज की डेट में भारत जो है विश्व की परचेजिंग पावर के बेस पे थर्ड सबसे, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, चाइना और भारत। और जबकि सही पूछा जाए तो भारत की जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, जबकि चाइना में बूढ़े हो रहे हैं, अमेरिका में बूढ़े हैं, जापान में बूढ़े हैं। तो अब भारत की ये सेंचुरी जो है, भारत की सेंचुरी हो सकती है बशर्ते हमारी जो युवा, मोदी जी के सलाहकार थोड़े ठीक हो जाएं तो है भारत की जो ऊर्जा शक्ति है उसको सही अगर गाइडेंस मिल जाए। जी जी। एक बस अभी कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। एक बराक ओबामा जी ने आपको अपनी ओथ सेरेमनी में आमंत्रित किया था, तो थोड़ा सा उनसे रिलेशन के बारे में बताएं, बराक ओबामा से किस तरह के। ऐसा है, अगस्त 1988 की बात है। हम तो हार्वर्ड में थे अगस्त 84 से लेकर अप्रैल 90 तक, 6 साल। तो अगस्त 1988 में एक लंबा सा काला सा जो है स्टूडेंट आया, और मुझे पता होता ये इतना आगे जाएगा तो मैं थोड़ा सा उसको पहला पुचका के रखता। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा ये नहीं पता। अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, उस समय तो हम सोच रहे थे कि भाई काला है, हो सकता है वाशिंगटन का मेयर बन जाए, ज़्यादा गवर्नर बन जाए, लेकिन पहला ब्लैक प्रेसिडेंट होता ये तो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन वो उसमें गुण था, तो इसलिए जब उसने पूछा स्वरात वेयर डू आई बिलोंग, आई सेड यू बिलोंग टू द टॉप, कि मैं, मेरा सही स्थान क्या है। मैंने कहा कि तुम, तो वो एक बात कहना बहुत असर कर गया, क्योंकि सबसे पहले तो 1990 में ये पहले बार हार्वर्ड लॉ रिव्यू एक मैगजीन होती है जो हार्वर्ड के जो टॉपर होते हैं सारे वर्ल्ड में, वो उसके मेंबर होते हैं, तो उनका ये प्रेसिडेंट रहा। और जो कला इसने 1990 में हार्वर्ड लॉ रिव्यू के प्रेसिडेंट बनने में दिखाई, वही 18 साल बाद 2008 में दिखाई। तो दूसरे इंसान बहुत ही बढ़िया है। तीसरे, राष्ट्रपति बनने के बाद लोग अपने देश वालों को याद नहीं करते, उन्होंने अपने विदेशी मित्र को याद किया और बुलाया। इनफैक्ट ये वो चित्र है जब हम वो उनका अटेंड करके आ रहे हैं, तो इसमें उनकी महानता ज़्यादा है। इसी तरह से जब नोबेल प्राइज़ मिला उस समय भी उनका ईमेल आया। तो मिशेल ओबामा ये हार्वर्ड की पढ़ी हुई है, ये 1985 से 88 तक। इनफैक्ट ये बराक से पहले आई थी,
लेकिन बराक सिविल राइट्स में काम करने लग गया तो बाद में लॉ स्कूल में आया था। तो ये तो सौभाग्य है कि भाई ऐसे व्यक्तियों के साथ पढ़ने का अवसर मिला, और किसी के साथ तो उसने पढ़ना ही था। एक बस अभी हम समापन कर रहे हैं, आपके जीवन से दूसरे युवा साथी प्रेरणा ले सके, 2 लाइनों में एक ऐसा संदेश उनके लिए। ऐसा है, भगवत गीता में 706 श्लोक हैं। उन श्लोकों को मैंने एक श्लोक में समराइज किया है। गीता को लोग पढ़ते हैं, गीता में श्लोक नहीं जोड़ते हैं, एक हमने गीता में श्लोक जोड़ दिया, वो मैं सुनाऊंगा। सप्त शतम श्लोकेशु कृष्णस्य वाक्यम तुम, कि 700 से भी ज़्यादा श्लोक में से भगवान कृष्ण के वाक्य 2 ही हैं। कौन से? योग है कर्मशु कौशलम प्रसन्न चेत से बुद्धि परेवशिष्टे, कि अपने कामों को कुशलता से करने का नाम ही योग है। डूइंग योर ड्यूटी इफेक्टिवली इज योगा। और प्रसन्न चेत से बुद्धि परिवशिष्टे, और प्रसन्न रहने पर मनुष्य की बुद्धि ब्रह्म में स्थापित हो जाती है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और कर्म करते रहो। हमारी सारी संतति भारत के जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक पूरा करे, यही मेरा संदेश है। डॉक्टर सूरज सिंह ने धार्मिक, आध्यात्मिक, कानूनी सभी पक्षों को विस्तार से रखा है, एनजेपी इंडिया से विस्तार से बात की है। मैं प्रेरक सफ़र के बीच सभी से अपील करूंगा कि उनके जीवन दर्शन को समझें, जानें और अपने जीवन में उतारें। आपने हमसे बातचीत की, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमें। ये छोटा सा जब बहुत भोला भाला, बहुत ज़्यादा, ना इन्हें कोई पहरण को चाहो, ना इसने कोई खान को चाहो। दूध पी लियो तो पूरा दिन दूध में बिता दियो। दूसरी बात यो कि ये खेलन जात गवर्नमेंट स्कूल यो ना है यहाँ, इसमें पढ़ाई तो ये क्या कर, तो जैसा रामलीला होती तो रामलीला में यो राम बनतो, तो उन्हें बैठा कर जैसा घुमान लगा तो कहीं नहीं वो घेर दी, सिगरेट जलती हुई। हनुमान जी बनो तो उसने कोई ने गुल घेर दियो सिगरेट को, तो ये पाँव जल गो, तो ये पूरा अच्छो बढ़िया वो कर रो, पर वो गुल घेरना सो अब 2 बालक पटक दिया है राम और लक्ष्मण बन रहा जो। अच्छा इतना भोला यो, आरती करो करे हो, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करो करे हो, बहुत भोलो हो इतना। अच्छा फिर ये यहाँ पढ़ कर फिर कॉलेज गया, कॉलेज से फिर ये दिल्ली पढ़ा। तो आप उनके साथ रहे, आपने उनका पालन पोषण देखा है, तो आपका अनुभव क्या रहा उनके साथ? मेरा तो बेटा बरोबर है, बहुत प्यार करो, इतनो पाँव में धोख खाते हो, बहुत पूजा पाठ करो करे हो। मेरे तो उन्होंने बताया उनकी माता जी बहुत पूजा पाठ में ध्यान रखती थी। मेरी तो मनु कहो तो मेरी तो माँ भाभी ना, इतनी सेवा करो बहुत ज़्यादा, इतना बढ़िया हो।